हेलो जी, नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है। और आपको पता ही है आज का अपना टॉपिक क्या है। मौर्य काल, ठीक है नहीं। भारत के जो हम क्वेश्चन है एमसीक्यू सीरीज, वो बार बार पूछे जाने वाले कंपटीशन एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो हम लेकर आ चुके हैं। और ये जो आज की क्लास है सीईटी परीक्षा 2023 और उसके साथ साथ राजस्थान की और भारत की सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए यह जो आपकी क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखते रहिए, ठीक है। हाँ, सभी पढ़ते को एमसीक्यू का भंडारा है और सीधे जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। और बढ़ने से पहले मैं आपसे मतलब हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आपको पता ही है क्या है कि इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो ये तो आप बहुत अच्छे हो, तो ये तो आप पहले ही ऑलरेडी करके रखे हो, तो आप सभी को दिल से आभार, ठीक है ना, जो पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो बताइए इसका आंसर बताइए। सांची का स्तूप है वो का किसने बनवाया था। चंद्रगुप्त ने बनवाया था, या खरगोन ने बनवाया था, या अशोक ने बनवाया था, या गौतम बुद्ध ने बनवाया था। तो सांची का जो स्तूप बनाते हैं तो वो कौन बनाते हैं, हमारे अशोक, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक जी है जो हमारे सांची का स्तूप बनवाते हैं। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। और बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। किसके शासनकाल में डायमैक्स या डिमैक्स भारत आया था। देखिए ये डायमैक्स और डिमैक्स ये कोई विदेशी यात्री हो सकते हैं, और यहाँ 4 जो हमारे राज्य शासनकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं, और उनमें से ये जो डायमैक्स और डिमैक्स है वो भारत में किसके शासनकाल में आए थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसके शासनकाल में डायमैक्स या डिमैक्स है वो भारत आते हैं। तो किसके शासनकाल में आते हैं, बिंदुसार के शासन काल के समय। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाता है तो वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिंदुसार वो अपना यहाँ पर सही आंसर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो मैं ये क्लास हर रोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो हर रोज़ 5 से 6 बजे, और रविवार को भी आपको 11 या 12-1 बजे आपको ये क्लास है पुनः देखने। रविवार को 2 क्लास आएगी, तो आप इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तीसरा नंबर सवाल है कि चाणक्य, देखिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य देखिए चाणक्य हम बात कर रहे हैं तो उसका अन्य नाम क्या था, यानी उसका दूसरा नाम या प्राचीन नाम या मूल नाम या बचपन का नाम, तो उसका क्या था। राजशेखर, विशाखदत्त, भट्ट स्वामी या विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का जो अन्य नाम है तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, विष्णुगुप्त, ठीक है ना। विष्णुगुप्त है वो हमें चाणक्य का जो नाम है वो देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 देखिए। हाँ, 4 नंबर सवाल ये कह रहा है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तुरमय एक राजा है। तो अशोक का समकालीन तुरमय जो शासन करता था तो वो कहाँ का था। 4 स्थानों के आपके सामने नाम हैं, मैसिडोनिया, सीरिया, मिस्र या कोरित। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिस्र। जो तुरमय था तो वो कहाँ का मतलब राजा था, तो वो मिस्र का राजा था, ठीक है। जो अशोक के समकालीन था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। वात्स्यायन, कामसूत्र, तिरुवल्लुर या तिरुवल्लुकुर, कालिदास का मालविकारी मिस्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये 4 है जो आपके सामने ग्रंथ हैं और उस ग्रंथ के जो रचनाकार वो आगे दिए हुए हैं नाम, ठीक है। तो मेरे को तो इससे पता चलता है कि भाई ये जो एक तो कालिदास और एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ, ठीक है, रचनाएं। हाँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? किस ग्रंथ में इसकी जो तुलना है वो मैकियावेली से की गई है? तो किसकी के प्रिंस से किसकी तुलना की गई है? इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, ये भी अर्थशास्त्र से संबंधित आ गया है कि अर्थशास्त्र में मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा करें। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। सप्तांग यानी 7 अर्थशास्त्र में कुछ अंग या टॉपिक या कुछ ऐसे शीर्षक दिए हुए हैं, तो उसमें कौन कौन शामिल हैं, उनमें कौन कौन सम्मिलित हैं? तो नाम आपके सामने है। हाँ, मंत्री, सैन्य सेवक, अधीस्तत, मुद्रा निर्माण से संबद्ध कर्मचारी। ऑप्शन बी में है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी और साधु। ऑप्शन सी में है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ऑप्शन डी में है संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में जो सप्तांग में शामिल है तो वो कौन कौन से हैं? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। हाँ, बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? 4 पत्नियों के नाम हैं आपके सामने, तो उसमें से जो अशोक की ऐसी मतलब वह कौन सी पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो गौतमी, कारुवाकी, चंडावलिका या चारुलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है तो वो होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, कारुवाकी, ठीक है ना। कारुवाकी ये जो पत्नी थी जो अशोक को प्रभावित कर दी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, कितने भागों में विभाजित है, ठीक है ना। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र वो रचित है तो उसका जो अधिकरण है, उसके जो भाग है वो कितने हैं? 14, 15, 11 या 12। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 15 भागों में विभाजित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 9 नंबर सवाल, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? प्राकृत एक भाषा होती है जो संस्कृत भाषा का ही रूप माना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक ने जो अपने सभी अभिलेख लेके हैं तो उसमें एक रूपता जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है तो वो कौन सी प्राकृत भाषा है? मागधी, अंगिका, अर्धमागधी या सौरसेनी। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाता है तो वो ऑप्शन नंबर ए, मागधी है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ से अशोक ने द्विभाषी यानी 2 भाषाएं जिसमें ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालसी से, कलिंग से, शेर ए कुन्ना या कंधार से या मनसेहरा से।
तो कहाँ से हमें जो द्विभाषी है जो अभिलेख है वो प्राप्त होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शेर ए कुन्ना या गंधार से, जो हमें द्विभाषी यानी जिसमें एक तो भाषा है ग्रीक और एक दूसरी भाषा है अरामाइक, ठीक है, उसमें जो लिखे हुए अभिलेख है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है तो वो ऑप्शन नंबर सी है, वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने यानी विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उज्जैन में, वैशाली में, श्रवणागिरी में या तक्षशिला में? तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाता है, तो देखिए इसका जो आंसर है आप तभी दे पाओगे मतलब जिसमें आपको जो भारत का इतिहास पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला, ठीक है ना। बिंदुसार जो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजने के लिए कहता है? तक्षशिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अशोक की, और अशोक ने अपने जो धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 तो नहीं है, 3 ऑप्शन है क्योंकि एक तो ए व बी दोनों आ गया है। तो ए ऑप्शन में है संघमित्रा, बी में है महेंद्र, ठीक है ना, जो अशोक का पुत्र होता है, ठीक है, और डी में है, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है माँ रक्षिता को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, ठीक है। संघमित्रा और महेंद्र ये जो अशोक के पुत्र और पुत्रिका होती हैं, ठीक है, जो बहन भाई जाते हैं वो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए अशोक है उसे श्रीलंका में भेजते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं स्टार लगा लेता हूँ, तो आपको भी इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ठीक है। हाँ, ले लिया होगा, तो इसका थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही ऐसा मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादक्सी भी था? हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तो उसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है? देवान या पियादसी। तो वह किसका नाम हो सकता है? गौतम बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक का या चंद्रगुप्त का? तो इसका जो सही आंसर वो देखने को मिलता है तो वो मिलता है हमें अशोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कि अशोक का जो अन्य नाम है तो वो क्या है? देवान पियादसी। देवान पियादसी किसका नाम है ये भी आपको पूछ सकता है, तो वो है अशोक का, और अशोक का प्राचीन मूल या बचपन का नाम क्या है? तो वो आपको ध्यान में रखना है, देवान पियादसी, ठीक है। 14 नंबर सवाल, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण जो हमें देखने को मिलता है? 4 अभिलेख आपके सामने हैं, और किस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे प्राकृतिक प्रकोप मतलब रहे, उसके राहत कार्यों में जो राज्य का जो मतलब अशोक के द्वारा काफ़ी सहायता करने का जो विवरण है वो हमें देखने को मिलता है। तो कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्तान कालसी अभिलेख, भाम्बरू या सारनाथ अभिलेख, मास्तान जो कहाँ पर है? बांग्लादेश में, या सोहरेगोरा जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यूपी में है सोहरेगोरा, या सोहरेगोरा या मास्की। तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महास्तान और सोहरेगोरा अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि मौर्य काल के समय ही अकाल सूखा जैसे प्रकोप है वो हुए थे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? 4 राजवंश आपके सामने हैं, कुषाण, कण्व, मौर्य या गुप्त।
तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाता है, तो जो सबसे प्राचीन राजवंश है तो वो मौर्य माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? नमूना, ठीक है, मौर्य कला का सबसे अच्छा जो नमूना है वो हमें क्या देखने को मिलता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार नमूने आपके सामने हैं। गुफा का निर्माण, चैत्य, स्तंभ या स्तूप। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ। ठीक है, वो हमें मौर्य काल का सबसे अच्छा जो उदाहरण कहो या नमूना कहो तो वो हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 17 देखिए। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य जो किसका प्रधानमंत्री था? तो चार बंदों के नाम हैं वो आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अशोक का, अजात शत्रु का, चंद्रगुप्त द्वितीय का या चंद्रगुप्त मौर्य का। जो कौटिल्य या जो चाणक्य का हो तो वो किसका प्रधानमंत्री था? तो वो था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? देखिए सीता, आपको पता होगा कि रामायण में सीता एक देवी होती हैं जो राम की पत्नी होती हैं। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मौर्य काल के समय की। तो उस समय जो सीता शब्द से क्या तात्पर्य था? तो चार अर्थ आपके सामने हैं। राजकीय भूमि से प्राप्त आय, उसर भूमि, एक देवी या एक धार्मिक संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यानी जो राजकीय प्राप्त भूमि से आय वसूल की जाती थी, तो जिसे जो मौर्य काल के समय जो जनता थी तो वो लोग थे वो सीता के नाम से जानते थे। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर सवाल ये कह रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? यानी किस धर्म का, मतलब किस धर्म को मान लिया था? किसके विजय के उपरांत? कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने कौन से धर्म को माना था, कौन से धर्म को स्वीकार किया? तो हिंदू, जैन, जुडाइज्म या बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है तो वो बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर। 20 नंबर सवाल। विशिष्ट हैं प्रांत, जिला, वैवाहिक अनुष्ठान या बेगारी। विष्टि है तो वो क्या है? हाँ, तो इसका तो बेगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर सवाल की तरफ। देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? देखिए चंद्रगुप्त के शासनकाल के समय विस्तार यानी अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो युद्ध किया करते थे, तो उस समय जो चंद्रगुप्त की जो मुख्य रूप से जो मदद करते हैं तो वो कौन करते हैं? चार व्यक्तियों के आपके सामने नाम हैं। चाणक्य, सुद्रुक, सुधोधन या उमागुप्त। तो इसका जो अपना सही आंसर होता है तो वो चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम है वो बताते हैं? अवरोही क्रम पूछा है और उसके स्तर पर जो अधिकारियों का नाम पूछा है। ठीक है, मतलब सबसे ऊपर, सबसे नीचे से ऊपर, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे। ठीक है, जो प्रादेशिक युक्तक राजुक, युक्तक प्रादेशिक राजुक, प्रादेशिक राजुक युक्तक, राजुक युक्तक प्रादेशिक। भाई नाम तो काफ़ी अटपटे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाता है तो वो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाता है कि सबसे पहले प्रादेशिक, उसके बाद में राजुक और उसके बाद में है युक्तक। ठीक है, युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। सांची का स्तूप पहले हमने पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन ये था कि सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था?
तो किसने बनवाया था? मौर्य ने बनवाया था। और यहाँ पर यह सवाल पूछा गया है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? किस कला से संबंधित हैं सांची स्तूप? ठीक है, मुस्लिम से, ईसाई से, जैन से या बौद्ध से? तो सांची है वो बौद्ध धर्म से है, जो बिलोंग मतलब उससे मिलता जुलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। नेक्स्ट चॉइस नंबर सवाल काफ़ी बड़ा सवाल है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि किस शिलालेख में अशोक की ये घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महात्म्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये बात है वो किस शिलालेख में की गई है या किस शिलालेख में लिखी गई है या किस शिलालेख में अंकित है, मतलब उत्कीर्ण है। तो 5वें शिलालेख, 6वें शिलालेख, दूसरे शिलालेख या चौथे शिलालेख? तो ये बात है वो 6ठे शिलालेख में लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर फिर से जो स्टार है वो लगाता हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो 4 जो शासन करता है वो आपके सामने हैं, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? तो इसका जो अपना सही आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने अंतिम दिनों में जो जैन धर्म को अपनाते हैं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऐसी कौन सी घोषणा है जो युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक यानी अंतर जो दुख को स्पष्ट करता है? 5वां वृहत शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख, गिरनार का शिलालेख या मनसेहरा का शिलालेख? 4 आपके सामने शिलालेख है, तो इसमें कौन से शिलालेख में ये बात है वो कही गई है? क्या बात कही गई है कि युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुख की बात? ठीक है, हाँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है तो वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और ये तो आपको ध्यान में ही रखना है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है तो वो कौन करते हैं? वो करते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसका सही आंसर सामने ही है, आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर सवाल, किस शिलालेख में अशोक ने ये घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो 4 शिलालेख आपके सामने हैं। किस शिलालेख में अशोक ने ये घोषणा की है कि जो सभी मनुष्य है वो मेरे क्या हैं? बच्चे हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, तो 5वें वृहत शिलालेख में, बराबर गुहा लेख में, पृथक कलिंग शिलालेख में या दूसरा वृहत शिलालेख में? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए, 5वां वृहत शिलालेख में। क्या अशोक ने क्या घोषणा की है कि जो सभी मनुष्य है वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं? ठीक है, छोटे बच्चे। अगला सवाल नंबर 29 देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य के समय जो मुद्राएं प्रचलित होती थी, जो मुद्राएं विनिमय होता था, तो उसमें मुद्राओं का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? कांकणी, दिनार, पर्ण या तोल?
चार नाम आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है पण। ठीक है, पण है जो हमें, जो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्राएं प्रचलित थी तो उसका नाम क्या था, पण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ जो आज का जो अंतिम सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपके डिस्प्ले पर आ चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर आ चुका है। ठीक है, मैं ये इतना बता सकता हूँ कि आपके आंखों के सामने है। ठीक है ना, 30 नंबर सवाल है वो आपके आंखों के सामने है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, और इस प्रांत की पहचान करें, मतलब वह कौन सा प्रांत था जिसमें बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक है वो एक प्रांत का गवर्नर था, तो वह कौन सा प्रांत था। चार आपके सामने प्रांत हैं, सुवर्णगिरी, तोसली, उज्जैन या तक्षशिला। तो इसका आंसर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे मतलब कहना चाहूँगा, तो आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ जो आज की जो अपनी क्लास है मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासनकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस लाते रहते हैं। तो बस हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और आप इस क्वेश्चन का दीजिए आंसर, हम आपका इंतज़ार करते हैं। और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। It's 10:58 a.m.